बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम बेटे। उम्मीद है आप सब लोग खैर वफियत से होंगे। वेलकम बैक टू एमडी कैट पास पेपर सीरीज़, और जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं इंशाल्लाह ताला सारे के सारे प्रोविंसेस के पास्ट पेपर्स। और अभी जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है एमडी कैट 2013 यूएचएस। क्वेश्चन नंबर 1 है अमजद वाज नॉट कॉन्शियस। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 पे चलने से पहले मैं एक छोटी सी बात शेयर करना चाहूँगा। छोटी बात भी नहीं शेयर करना चाहूँगा, मैं जल्दी जल्दी से एक शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। मेरा एक स्टूडेंट हैं, हमारे स्टूडेंट हैं एक वकार खान बलूचिस्तान से। बेटे आई थैंक यू सो मच, आई रिसीव्ड योर गिफ्ट। मैंने एक जर्नल सी बात की थी, मजाक में बात की थी, एंड यू टुक इट सो सीरियस। एनी हाउ आई रिसीव्ड योर गिफ्ट एंड आई थैंक यू सो मच फॉर डैट। मैं बड़ी कदर करता हूँ कि आपने इतने प्यार से, इतनी रिस्पेक्ट से, इतने इमोशन के साथ मुझे वो भेजा। ठीक है, तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। थैंक यू सो मच अगेन। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अमजद वाज नॉट कॉन्शियस टू। अब देखें, ये वर्ड आप पढ़कर आए हैं, यहाँ से आगे पढ़ने की भी आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कॉन्शियस के साथ आप जानते हैं हमें टू का प्रेपोजिशन नहीं लिखना होता। कॉन्शियस के साथ आप समझते हैं कि हमें कौन सा प्रेपोजिशन लिखना होता है, कॉन्शियस ऑफ। कॉन्शियस ऑफ होता है, कॉन्शियस टू प्रेपोजिशन हमारे पास नहीं होता। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लेट आगा शाही वाज एन आउटस्टैंडिंग जीनियस इन इंटरनेशनल अफेयर्स। अब यहाँ पे इन जो है वो जीनियस के लिए लिखा हुआ है, जीनियस इन इंटरनेशनल अफेयर्स। यहाँ पर हमें इनमें कोई प्रेपोजिशन, कोई मिस्टेक नजर नहीं आती। ही वाज गिफ्टेड ऑफ द एक्यूमेन। अब देखें, गिफ्ट, ही वाज गिफ्टेड, ही वाज गिफ्टेड, उन्हें तोहफा दिया गया था, वो उनको तोहफा मिला था, मतलब वो इनबोर्न क्वालिटी रखते थे। तो यहां पर जब हम इस तरह का सेंस यूज करेंगे तो हम ही वाज गिफ्टेड ऑफ नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, ही वाज गिफ्टेड विद। ये चीज उनको अता की गई थी, ये चीज उनको दी गई थी। तो यहां पर ही वाज गिफ्टेड ऑफ नहीं आएगा, बोलने में, सुनने में, पढ़ने में अच्छा नहीं लगता कि ही वाज गिफ्टेड ऑफ। यहां पर क्या आएगा, ही वाज गिफ्टेड विद। करेक्ट ऑप्शन आपके पास बेटे कौन सा होगा, बीटा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द ओल्ड मैन वाज सिटिंग क्वाइट बेम्बल्ड। उसके बाद है व्हेन द स्विंडलर डिप्राइव। अब यहां पर भी आप जानते हैं डिप्राइव के साथ आप फ्रॉम का प्रेपोजिशन यूज नहीं करते। आपको डिप्राइव के साथ कौन सा प्रेपोजिशन यूज करना होता है, ऑफ का। ये बिल्कुल इसी तरह ही है जिस तरह अभी हम बात कर रहे थे, कॉन्शियस ऑफ होता है, जैसे हम बात कर रहे हैं, जैसे हम बात करते हैं अफ्रेड ऑफ होता है, इसी तरह डिप्राइव ऑफ होता है, डिप्राइव फ्रॉम नहीं होता। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास बेटे कौन सा चलेगा, बीटा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द प्राइम मिनिस्टर फाइड broadside blah 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 blah, a few of his remarks were not up at the mark। अब ये वो एक्सप्रेशन है जो आप अपनी डेली लाइफ में भी यूज करते रहते हैं। अप एट द मार्क नहीं होता, बल्कि आप समझते हैं कि आप क्या होता है, अप टू द मार्क। जो करेक्ट एक्सप्रेशन है वो अप एट द मार्क नहीं होता, बल्कि क्या होता है, अप टू द मार्क। जब कोई चीज स्टैंडर्ड पे पूरा उतरती है, क्वालिटी पे पूरा उतरती है, तवक्कुआत पे पूरा उतरती है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, अप एट द मार्क नहीं होता, हमारे पास क्या होता है, अप टू द मार्क। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास बेटे कौन सा चलेगा, करेक्ट ऑप्शन आपके पास चलेगा डेल्टा। एट की जगह पर आपको क्या लिखना है, टू लिखना है। उसके बाद है हमारे पास, लूसी इज द दीवा विच परफॉर्मेंस। अब देखें, जब हम पर्सन की बात कर रहे होते हैं ना, तो जब हम रिलेटिव केस में पर्सन की बात कर रहे होते हैं तो हम उसके लिए विच का वर्ड यूज नहीं कर सकते। आपको याद होगा हमने बड़ा डिटेल के साथ पढ़ा, और मैंने आपको कहा कि अगर पर्सनल, अगर प्रोनाउन में से, सिर्फ पर्सनल नहीं, अगर प्रोनाउन में से एक क्वेश्चन आता है आपके पेपर में, तो 99.9% आपको क्वेश्चन आएगा किस में से, पर्सनल प्रोनाउन में से, या आपको क्वेश्चन आएगा बेटे किस में से, रिलेटिव प्रोनाउन। तो रिलेटिव बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छे तरीके से पढ़ना। देखें, अगर हम किसी टाइम को नॉमिनेट कर रहे होंगे, रिलेटिवली पॉइंट आउट कर रहे होंगे, तो हम व्हेन का रिलेटिव प्रोनाउन यूज करते हैं। प्लेस के लिए बेटे हम क्या यूज करते हैं, वेयर का प्रोनाउन यूज करते हैं। और अगर हम किसी पर्सन को पॉइंट आउट कर रहे होते हैं तो फिर हमने ये देखना होता है कि हम उस पर्सन को किसके तौर पर ट्रीट कर रहे हैं। सब्जेक्ट के तौर पर ट्रीट कर रहे हैं तो हम उसके लिए क्या लिखेंगे, हु। अगर हम उसे ऑब्जेक्ट के तौर पर ट्रीट कर रहे हैं तो हम
उसके लिए क्या लिखेंगे, whom। और अगर हम उसकी पोजेशन बता रहे हैं तो पोजेशन बताने के लिए हमने क्या लिखना होता है, whose लिखना होता है। लेकिन पर्सन की सूरत में हमने who, whom और whose के अलावा कोई वर्ड यूज नहीं करना होता। और अगर आप किसी ऑब्जेक्ट की बात कर रहे होंगे तो आप ऑब्जेक्ट के लिए या तो डेट का वर्ड यूज करेंगे या कौन सा वर्ड यूज करेंगे, विच का वर्ड यूज करेंगे। ये रिलेटिव प्रोनाउन का पूरा रूल है जो एक पूरा लेक्चर पड़ा हुआ है, जिसको अगर आप देखना चाहें तो 1.5 1.75 की स्पीड करके जल्दी से देख लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है। तो यहां पर सिर्फ बात बताने का मकसद ये है कि हम पर्सन के लिए डेट और विच यूज नहीं करते, हम पर्सन के लिए हु, हुम या हुज यूज करते हैं। तो चूंकि हमने परफॉर्मेंस के ऊपर पोजेशन भी बतानी है तो यहां पर जो वर्ड यूज होगा, रिलेटिव प्रोनाउन यूज होगा, वो क्या यूज होगा बेटे, हुज यूज होगा। लूसी इज द डिवा हुज परफॉर्मेंस। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास कौन सा चलेगा, अल्फा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द पुलिस रिपोर्ट एक्सोनरेटेड अनवर। एक्सोनरेट का मतलब हमारे पास क्या होता है, बरी करना, माफ करना। सारे चार्जेस से, सारे इल्जामात से उसको क्या किया, बरी कर दिया। तो जब उसको सारे इल्जामात से बरी कर दिया ना, तो हम एक्सोनरेटेड अनवर ऑफ ऑल चार्जेस नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम ऑल चार्जेस। उसको तमाम के तमाम इल्जामात में क्या किया गया, तमाम के तमाम इल्जामात से बरी कर दिया गया। तो यहां पर ऑफ की जगह पर आपके पास क्या आएगा, फ्रॉम। उसके बाद है हमारे पास वी शुड पे मैक्सिमम एक्कोलेड। एक्कोलेड का मतलब होता है तारीफ करना, सलूट करना, रिस्पेक्ट देना। हमें ज्यादा से ज्यादा तारीफ करनी चाहिए, मोतरफ होना चाहिए किसका, आर नेशनल हीरो। तो याद रखिएगा एक्कोलेड फॉर, इन या फ्रॉम नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, वी शुड पे मैक्सिमम एक्कोलेड टू। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बेटे कौन सा चलेगा, यहाँ पे चार्ली। यहाँ पर आप पे की वजह से एक्कोलेड के साथ टू का प्रेपोजिशन यूज करेंगे। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन 8। और क्वेश्चन 8 हमारे पास उसी तरह जिस तरह इससे पहले वाले 2012 में भी हमारे पास क्वेश्चन था और गालबन 2009 में भी हमारे पास क्वेश्चन था डू डज डिड के साथ। तो अगेन वही बात है कि जहां पर भी डू डज डिड आएगा तो हमें वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करनी है बेटे, फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। तो जैसे अभी देखेंगे अल्फा में डज एनी बॉडीज, अब एनी बॉडीज याद रखिएगा, कोई वर्ड नहीं होता, वर्ड क्या होता है, एनी बॉडी। डू के साथ क्या लिखा हुआ है, नोज लिखा हुआ है, जबकि हम डू के साथ फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, एस का एडिशन नहीं करते। उसके बाद हमारे पास चार्ली में भी डज के साथ नोज लिखा हुआ है, एस का एडिशन किया हुआ है, जिसकी हमें बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। करेक्ट ऑप्शन बेटे आपके पास कौन सा चलेगा, डेल्टा, जहां पर डज के साथ आप क्या लिखेंगे, नो लिखेंगे। और मैं आपको दोबारा बता दूं एक दफा कि जब भी आप इस तरह का क्वेश्चन पढ़ते हैं अल्टरनेटिव सेंटेंस का, तो आपने ऐसा कभी नहीं करना कि आप पहले एक सेंटेंस पढ़ें, फिर दूसरा पढ़ें, फिर तीसरा पढ़ें। आपको कंपैरेटिवली सेंटेंसेस को पढ़ना, याद रखिएगा, आप कंपैरेटिवली लेके चलेंगे, मतलब एक साथ चारों सेंटेंसेस को कंपैरेटिवली इकट्ठा पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जैसे हमारे पास वर्ड है शैले, सब में सेम है, इज सब में सेम है, अब यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। टू भी सब में सेम है, एन आइडियलिस्ट सब में सेम है। तो प्रॉब्लम या जो हमें चूज करना है वो किस में से करना है, कंसिडर, कंसिडरिंग, कंसिडर्स या कंसिडर्ड। अब सेंटेंस हमें चीख चीख के कह रहा है कि मैं पैसिव वॉइस में हूं, और पैसिव वॉइस में हमने क्या करना होता है, हमने इज एम आर के साथ डेफिनेटली जब प्रेजेंट की बात हो रही होती है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखनी होती है, थर्ड फॉर्म। इज कंसिडर तो कोई टेंस ही नहीं होता है, इज कंसिडर्स भी कोई टेंस नहीं होता, इज कंसिडरिंग होता है लेकिन वो एक्टिव स्ट्रक्चर होता है। इसका मतलब होगा शैले इज कंसिडरिंग टू बी एन आइडियलिस्ट पोइट, वो शैले जो है वो आइडियलिस्ट पोइट बनने के बारे में सोच रहा है, जबकि ये एक्टिव स्ट्रक्चर हमारे पास सूट नहीं करता। यहां पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या चलेगा, डेल्टा, के शैले को एक आइडियलिस्ट पोइट माना जाता है, कंसीडर किया जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बेटे कौन से चलेगा, डेल्टा। और आपने याद रखना है कि आपने कैसे पढ़ना है, सेंटेंसेस को कंपैरेटिवली पढ़ना है, चारों सेंटेंसेस को इकट्ठा पढ़ना है। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन 10, पाकिस्तान क्रिकेट टीम फोर्ज्ड, ठीक है। अब फोर्ज के बाद हमारे पास जो नाउन लिखा हुआ है ना, वो क्या लिखा हुआ है, लीड लिखा हुआ है। आप देखिएगा लीड आपका नाउन है, क्या ये उन 3 कंडीशंस को पूरा करता है जिनके पहले हमें आर्टिकल लिखना होता है। और वो 3 कंडीशन कौन सी मैंने आपको बताई है कि आपके नाउन का क्या होना जरूरी है, कॉमन, आपके नाउन का क्या होना जरूरी है, काउंटेबल, और आपके नाउन का क्या होना जरूरी है, सिंगुलर होना जरूरी है। और अगर आप देख रहे होंगे कि लीड का प्लूरल हमारे पास क्या होता है, लीड्स होता है, इसका मतलब ये काउंटेबल भी है, सिंगुलर भी, और कॉमन तो ये है ही। तो इसका मतलब हमें इससे पहले डेफिनेट आर्टिकल या कोई भी
जो प्रेपोजिशन है फोर्स्ड अगेंस्ट या फोर्स्ड इन यूज करने की जरूरत नहीं है। हमें सेंटेंस कैसे बनाना है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम फोर्स्ड एन लीड। तो यहां पर याद रखिएगा, यहां पर जहां पर भी आपका जो नाउन है वो 3 कंडीशंस को पूरा कर रहा होगा तो उससे पहले आपने क्या लिखना है, इंडेफिनिट आर्टिकल। और अगर वो वावल साउंड है तो फिर आपने क्या लिखना है, एन। और अगर वो कॉन्सोनेंट साउंड है तो फिर आपने क्या लिखना है, ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास बेटे, अ पर्सन विच। अभी हम बात करके हैं रिलेटिव प्रोनाउन में कि जब हम पर्सन की बात कर रहे हैं ना, तो जब हम पर्सन की बात करेंगे तो हम उसके लिए विच का वर्ड तो यूज कर ही नहीं सकते। तो आप पर्सन विच जॉब तो हो ही नहीं सकता। दूसरी बात, अ पर्सन हु जॉब। अब हमें यहां पर पर्सन को तो नॉमिनेट कर रहे हैं, लेकिन हम हु तब लिखते जब हम उसको किसके लिए लिख रहे होते, एज अ सब्जेक्ट ट्रीट कर रहे होते। जैसे हम बोलते हैं द बॉय हु इज स्टैंडिंग देयर इज माय ब्रदर। हम यहाँ पर जॉब के ऊपर पोजेशन भी बता रहे हैं, तो हम यहाँ पर हु की जगह पर क्या लिखेंगे, हमें हु नहीं लिखना, बल्कि हमें हु की जगह पर क्या लिखना है, हुज लिखना है। आप समझते हैं कि जब हम किसी पर्सन की रिलेटिव प्रोनाउन में पोजेशन बता रहे होते हैं तो हम उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं, पोजेशन के लिए हुज का वर्ड यूज करते हैं। तो इसका मतलब हमारा बीटा ऑप्शन भी हु की वजह से गलत है। उसके बाद अ पर्सन हुज जॉब, अ पर्सन हुज जॉब, यहां तक ये बात बिल्कुल सही। आगे चलेंगे, इन्वॉल्व आ गया, कैलकुलेटिंग आ गया, इंश्योरेंस आ गया, बात चलती रहती है चलती रहती है चलती रहती है। लास्ट में जाके कहता है इज कॉल्ड एन एक्चुअरी, आर कॉल्ड एन एक्चुअरी। अब बात किससे स्टार्ट हुई थी, बात स्टार्ट हुई थी अ पर्सन से। जब बात आप पर्सन से स्टार्ट हुई तो सारी बात को छोड़ेंगे, हमारा सब्जेक्ट आप पर्सन ही रहेगा, जिसके लिए हम आर कॉल्ड नहीं लिखेंगे बल्कि क्या लिखेंगे, इज कॉल्ड। चूंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमारा वर्ब भी क्या रहेगा, सिंगुलर। तो करेक्ट ऑप्शन बेटे आपके पास कौन सा रहेगा, चार्ली। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हिज एडल ब्रेन। देखें, हम वर्बल एडजेक्टिव बनाते हैं। अब वर्बल एडजेक्टिव कौन से होते हैं, ये वो एडजेक्टिव होते हैं जो वर्ब से बनते हैं। जैसे हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म को एडजेक्टिव के तौर पर यूज करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म को एडजेक्टिव के तौर पर यूज करते हैं। जैसे देखिए, हम बोर से क्या बनाते हैं, बोरिंग, और हम उसका ईडी एडजेक्टिव क्या बनाते हैं, बोर्ड। हम इंटरेस्ट से क्या बनाते हैं, इंटरेस्टिंग, और हम इंटरेस्ट से क्या बनाते हैं, इंटरेस्टेड। तो याद रखिएगा, हम वर्ब की या तो आईएनजी फॉर्म को या थर्ड फॉर्म को किसके तौर पर यूज करते हैं, एडजेक्टिव के तौर पर, जिसको हम क्या बोलते हैं, वर्बल एडजेक्टिव बोलते हैं। तो यहां चूंकि हमें ब्रेन को मॉडिफाई करना है और ब्रेन नाउन है, और नाउन को मॉडिफाई करने के लिए हमें क्या चाहिए, एडजेक्टिव। तो हम एडल ब्रेन नहीं लिखेंगे बल्कि हमें क्या लिखना होगा, एडल्ट ब्रेन। हमें थर्ड फॉर्म को एडजेक्टिव के तौर पर यूज करना है। और जब हमने उसको यूज किया तो अल्फा में आप देखेंगे, चूंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ रिफ्यूज नहीं आएगा, बल्कि अगर हमने इसको ठीक करना होता तो इसको कैसे ठीक करते, रिफ्यूज को क्या बनाते, रिफ्यूजेज। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ इसका एडिशन आता। बहरहाल यहां पर हमारा अल्फा ऑप्शन भी गलत है। हमारा करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा रहेगा, हिज एडल्ट ब्रेन, और सेकंड फॉर्म वर्ब की लिखी हुई है जिसके साथ हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास कौन सा रहेगा, डेल्टा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, द चिल्ड्रन हैड ब्लूम। अब पहली बात तो यह है कि चिल्ड्रन, देखें जब आप कंपैरेटिवली पढ़ेंगे, दा सब में सेम आ गया, चिल्ड्रन सब में सेम आ गया, है ठीक है, है ठीक है, है ठीक है। वाज जो है वो चिल्ड्रन के साथ अग्री नहीं करता, इसका मतलब हम डेल्टा ऑप्शन को यहां पे छोड़ देंगे। हैड ब्लूम्ड वाइल देयर स्टे, ड्यूरिंग देयर स्टे, या ऑन देयर स्टे। देखें, जब भी आपके पास नाउन होता है और नाउन होता है कोई इवेंट फॉर्म वाला, नाउन कौन सा होता है, इवेंट फॉर्म। जैसे देखें, लेक्चर, जैसे हम बोलते हैं सरमनी, जैसे हम बोलते हैं फेस्टिवल, इसी तरह हम बोलते हैं स्टे। जब भी आपके पास कोई नाउन इवेंट फॉर्म में होता है तो आपने याद रखना है, आप उससे पहले क्या लिखते हैं, ड्यूरिंग लिखते हैं। वाइल लेक्चर नहीं होगा, वाइल सरमनी नहीं होगा, वाइल फेस्टिवल नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, ड्यूरिंग लेक्चर होगा, ड्यूरिंग सरमनी होगा, ड्यूरिंग फेस्टिवल होगा, ये ड्यूरिंग स्टे होगा। इसलिए ना तो वाइल आएगा ना ऑन आएगा, बल्कि हमारे पास करेक्ट क्या यूज होगा, वर्ड यूज होगा ड्यूरिंग। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या बनेगा बेटे, बीटा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे हमारे पास, आई शुड हैड, आई शुड हैव। मैं आपको बोल रहा हूं, ये पहले भी क्वेश्चन आया, आपको याद रखना है, कोई भी मॉडल एक्सिलरी हो या आपके पास विल शैल हो, मॉडल एक्सिलरी या विल शैल के साथ आपने कंपाउंड हेल्पिंग वर्ब किसके साथ बनाना है, हैव के साथ। आपने कभी भी शुड हैज या शुड हैड या शुड हैविंग नहीं लिखना। आपने कभी भी
किसी भी मॉडल एक्सिलरी के साथ हैज, हैड, हैविंग डायरेक्टली नहीं लिखना, ना विल शैल के साथ लिखना है, बल्कि इनके साथ क्या आएगा, हैव आएगा। तो आई शुड हैड कहना गलत है, आई शुड हैज कहना गलत है, और शुड में ये दो मॉडल एक्सिलरी इकट्ठे आ गए जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा, करेक्ट ऑप्शन इज बीटा। शुड हैव होगा, कुड हैव होगा, माइट हैव होगा, विल हैव होगा, शैल हैव होगा, लेकिन कभी भी इनके साथ आपने हैज, हैड और हैविंग का वर्ड यूज नहीं करना। ये रिपीट हो रहा है, इसी तरह का क्वेश्चन पहले भी रिपीट हुआ हमारे पास। उसके बाद हमारे पास है नो वन इज कास्टिंग एस्पर्जन। अब देखें, जब आप कास्टिंग का वर्ड बोल रहे हैं तो कास्टिंग का मतलब क्या होता है, कोई चीज डालना, ठीक है। अब डालना मतलब किसी चीज के ऊपर डालना। तो एस्पर्जन का मीनिंग अगर हमें नहीं भी आता, फर्ज करें मैं आपको इस वर्ड का मीनिंग नहीं भी बता रहा कि एक्सपर्जन का मीनिंग पता नहीं मुझे क्या है या क्या नहीं है, तो मुझे यहाँ पर प्रेपोजिशन के लिए एक्सपर्जन को देखने की जरूरत नहीं है। मुझे प्रेपोजिशन को देखने के लिए किसकी जरूरत है, कास्टिंग। कास्टिंग का मतलब होता है किसी चीज के ऊपर कुछ डालना। इसका मतलब जब मैं बोलूंगा ना नो वन इज कास्टिंग एक्स विद यू, तो एक्स का मतलब क्या होगा कि कोई चीज आपके ऊपर नहीं डाल रहा। तो इसका मतलब हमें यहाँ पर जो प्रेपोजिशन यूज करनी है वो टू, एट या विद यूज नहीं करना, बल्कि क्या यूज करना है, ऑन यूज करना है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा बेटे, चार्ली होगा। उसके बाद हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, और अगेन लास्ट क्वेश्चन हमारे पास थर्ड टाइम रिपीट हो रहा है आपके पास पास पेपर्स में। अभी तक जितने हमने किए 2008 से लेके 2013 तक अभी हम पहुंचे हैं। तो मैंने आपको बोला कि जहां पर भी वन ऑफ आएगा, वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन आपके पास बेटे क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। तो यहां पर वन ऑफ द बाइफरकेटेड रोड नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, रोड्स होगा। और करेक्ट ऑप्शन आपके पास बेटे कौन सा चलेगा, बीटा। मैंने आपको 5 रूल वन ऑफ के बताए हैं, और वो 5 के 5 रूल आपने क्या करने, अच्छे तरीके से पल्ले बांध लेने, उनमें से कोई चीज भी भूलना नहीं है। तो ये थी बेटे हमारे पास डिस्कशन एमडी कैट 2013। और जाते जाते मैं आपको बता दूं कि हम वोकैब के क्वेश्चंस को क्यों डिस्कस नहीं कर रहे, कि उन सालों के वोकैब के क्वेश्चंस को डिस्कस करना दुनिया की सबसे बड़ी हमाकत, दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। क्योंकि ये वो साल हैं जब एमडी कैट में आपको प्रिस्क्राइब्ड वो कैब दी जाती थी, और आपको वो पेपर के लिए वो कैब याद करनी होती थी। वो कैब उसी साल के पेपर के लिए मखसूस थी। अभी उनको रट्टा मारना, एनर्जी ज़ाया करना, उस टाइम ज़ाया करना बिल्कुल भी ज़रूरत उसकी नहीं है। इसलिए हम वो कैब के क्वेश्चंस को 2019 से पहले वाले वो कैब के क्वेश्चंस को डिस्कस नहीं करेंगे। तो ये था हमारे पास बेटे एमडी कैट 2013। कोई बात समझ में नहीं आई हो तो पूछ लेनी है। मेहनत करते रहना है, कोशिश करते रहना है, कुरान मजीद पढ़ते रहना है, नमाज नहीं छोड़नी है, और जब भी दुआ के लिए हाथ उठाने हैं तो क्या करना है, अच्छे बच्चों की तरह सारजीम के लिए सारजीम का नाम लेकर दुआ करनी है। विश यू ऑल दी बेस्ट। अल्लाह हाफिज।